सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज अपना मोशन का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक में कुछ यूनिट डायमेंशन वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स जो भी थे हम लोगों ने क्लियर किए थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मोशन के टाइप्स को एक्सटेंड किया था। 1D मोशन, 2D मोशन, उसके एग्जांपल्स, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के इंट्रोडक्शंस, ये सब हम लोग सेकेंड लेक्चर में क्लियर किए थे। सेकेंड लेक्चर में और हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ा था। उसका प्रॉपर्टी वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जैसे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज द मीटर। सीजीएस यूनिट होगा, दैट इज द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशन होता है L0, L1, T0। सो L0 इसलिए क्योंकि मास नहीं है, T0 इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है। L पर पावर 1 होता है बिकॉज ये एक मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता है। सिमिलरली डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी यूनिट सेम एज मीटर होता है। सीजीएस यूनिट में ये सेंटीमीटर होता है और इसका भी डायमेंशन जो डिस्प्लेसमेंट का होता है उसके बराबर ही होता है ना। फिर उसके बाद हमने इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे थे। वो क्या था? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें मेंशन किए थे, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी इज अंडरलाइंड। मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सो डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। सो ये हो गए कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको कुछ होमवर्क दिए थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। ठीक है। सो कल हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल किया था, उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा एक अच्छा वाला एग्जाम्पल है, सो ध्यान से देखिएगा। एक आपका जो साइकिल है ना, जो साइकिल आप चलाते हो, उसका एक व्हील है। किसी व्हील का मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं। लेट से दिस इज योर व्हील एंड दिस इज द सेंटर ऑफ व्हील। अगर इसका डायमीटर, लेट से 1 मीटर है, लेट से 1 मीटर, एक्चुअली इतना होता नहीं है पर बोल देते हैं। तो 1 मीटर के आसपास इसका डायमेंशन है। अगर ये हमारा रोड है, ये साइकिल मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये पॉइंट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, कुछ देर के बाद ये सेंटर ऐसे मूव करेगा। अच्छा, सेंटर गोल गोल घूमता है क्या? साइकिल का पहिया का सेंटर गोल गोल घूमेगा? चक्का को थोड़ा लकवा हो गया, 1 मिनट, इसको सही करते हैं। साइकिल का पहिए का जो सेंटर होगा वो रोटेट नहीं करता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो लेट्स से कि अगर ये हाफ रेवोल्यूशन रोटेट करता है, अगर ये टच करने वाला पॉइंट का नाम है P, हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसा गोल घूम करके टॉप पे पहुंच जाएगा। मतलब ये यहां पर पहुंच गया पॉइंट P। क्वेश्चन अब यहां से अराइज होता है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, what will be the distance covered by point P after half revolution? What will be distance covered by
ठीक है, क्वेश्चन में बताता हूं, फिर से देखता हूं। व्हाट विल बी, पहले तो ये लिख लो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट पी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन एंड पार्ट 2 displacement in above question। सो ये जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, ये आपका एक व्हील है, दिस इज व्हील, है ना, और इसका एक पॉइंट जो रोड को टच कर रहा है, उस पॉइंट का नाम है पी। बोर्ड इजंट क्लियर, बोर्ड नहीं दिख रहा है? क्या नेटवर्क इश्यू है? हाँ, तो ये हमारे पास एक व्हील है और व्हील का जो रेडियस दिया गया है वो है 1 मीटर। इस व्हील का एक पॉइंट जो रोड को टच कर रहा है, उस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, ये चक्का रोटेट होगा, रोटेट होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट रोटेट करेगा, कुछ समय के बाद ये पॉइंट कहां दिखेगा, यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। जैसे ही ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये पॉइंट मूव करके कहां चला जाएगा, इस पॉइंट पर चला जाएगा। अब ये सी बात है ना, चक्का रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरा थंब देखो, थंब ऐसे बटन पॉइंट पर है, जैसे ही ये रोटेट होगा हाफ, तो ये थंब कहां चला आया, टॉप पोजीशन पर आया। ड्यूरिंग दिस टाइम ये व्हील आगे भी मूव करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रहा होगा, है ना। तो हमें वही बताना है कि बताइए कि हाफ रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन हाफ रिवोल्यूशन। अगर सोच पा रहे हो तो सॉल्व करिए, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। आप लोग को 22/7 मीटर समीर का आंसर आया है। ओके, समीर ने आंसर दिया है 22/7। मूव करेगा तो याद रखिए, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कैसे कवर करेगा, स्ट्रेट लाइन के बराबर 0.5 मीटर डिस्टेंस। रितेश राय का आंसर आया है। लेट्स सी और कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, ये जो पॉइंट है, अगर ये व्हाट इज द रेडियस इज 1 मीटर, तो ये जो पॉइंट है, अगर ये हाफ रेवोल्यूशन घूमेगा, इसका मतलब क्या करेगा, अपने सरकमफ्रेंस का 1/2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे, मान लीजिए अगर मैं इसको कट कर देता हूं, इसको कट कर देता हूं, इसका मतलब हाफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये रिंग, हाफ रिंग, हाफ रिंग को खींच दो, ये हाफ रिंग को खींचोगे तो ये कैसा दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा ऐसा, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इतना ही डिस्टेंस तो वो चला होगा, इसका मतलब ये पी पॉइंट डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, यहां से लेकर के यहां तक के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2, बोले तो पाई इंटू आर के बराबर। आर दिया गया 1 मीटर, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर आर का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 22/7 मीटर। ये तो आसान है, सबने कर लिया, वेरी गुड। सो समीर का आंसर आ गया था और एक दो लोगों का आंसर आया था 22/7, बहुत ही बढ़िया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट, गेम पे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वाली है, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, समीरा डिस्प्लेसमेंट भी 22/7, अंबुजगर का कहना है 2 मीटर, शिखर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अरे नहीं भाई, नहीं, यही तो कंसेप्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। हर्ष प्रताप 1 मीटर, नहीं नहीं, कंसेप्ट क्यों भूल जाते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या था, द लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहले ये बताइए इनिशियल पोजीशन तो ये है ना, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। इन दोनों को पहले स्ट्रेट लाइन से जोड़ के तो देखो, अगर इनको हम लोग स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका लेंथ। अब इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर एक लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका बेस कितना हो गया, पाई आर के बराबर, दैट इज इक्वल टू द 22/7, 22/7। और ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू द 2 मीटर। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 22/7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। आया मजा, ये था ट्रिक। ट्रिक क्या था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सही है। हाँ, अगर मैं बोलता कि ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो फिर सवाल कुछ और हो जाता। समीर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, लिस्ट अगेन। ठीक है, डिस्टेंस तो क्लियर है ना सबको, डिस्टेंस तो आसान था कि ये कितना मूव करेगा, दैट विल बी द हाफ ऑफ इट्स टोटल सरकमफ्रेंस। ये सेंटर जितना मूव किया उतना डिस्टेंस में ट्रेवल किया होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि इनिशियली ये पॉइंट P पॉइंट यहां पर था, तो मैं क्या बोलूंगा कि इनिशियल पोजीशन वाज एट हियर। शुरुआत में वो पॉइंट यहां पर था, जैसे ही वो, ओके ओके ठीक है, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं, डिस्प्लेसमेंट कर लेता हूं पहले। जैसे ही वो रिवॉल्व करना स्टार्ट होगा, जैसे ही वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा, पॉइंट सरकमफ्रेंस पर ये मूव करना स्टार्ट करेगा और ये गोल घूमते 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 पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, टॉप पर। क्या अभी ये पॉइंट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा हाफ रेवोल्यूशन पे घूमने के बाद? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो सकता है ना। जब ये हाफ करेगा, ये पॉइंट का चला जाएगा व्हील के सबसे टॉप कॉर्नर में। जब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वापस से पॉइंट कहां आ जाता, जमीन को टच कर जाता। यही है कंसेप्ट। तो जब ये हाफ रेवोल्यूशन करेगा तो ये इस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है। फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। ये क्लियर है। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो लाइन आएगा, इस लाइन का लेंथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इस लाइन का लेंथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सही है ना। ये लेंथ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फाइनल पॉइंट जहां से है, यहां से अगर हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर मीट करेगा। अब बोलोगे कि ये 90 डिग्री कैसे हो गया। अगर आप लोग सर्कल पढ़े होगे, शायद पता नहीं मैथ्स में है, तो सर्कल अगर आप पढ़े होगे तो पता होगा कि जो टेंजेंट होता है उस पर रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो गया। अब ये हाइट का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर रेडियस प्लस 1 मीटर रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू द 2 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 22/7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एक ने पूछा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस का देखो, ये जो अगर व्हील है ये रोटेट करता हुआ जाएगा, अगर ये रोटेट करेगा तो ये डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन में कितना कवर करता है। रिंग को ओपन कर दीजिए, रिंग बनाई कैसे होगा, एक 2 पाई आर लेंथ का एक रॉड ले लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे ऐसा। पाई आर कैसे है, मैं वही बता रहा हूं। अगर एक कंप्लीट सर्कल बनाना है तो 2 पाई आर लेंथ का एक रॉड ले लेंगे, उसको बेंड कर देंगे, एक सर्कल बना देंगे, तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता। ऑफ रेडियस हाउ मच, 1 मीटर। अब इसमें यह बोल रहा है कि ये सिर्फ हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, इसका मतलब कितना हो गया, हाफ सर्कल हो गया। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब हाफ सर्कल हो गया। तो अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई आर होता।
हाफ सर्कल है तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो पाई आर आया वो कैसे आया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 से आया। 2 किस लिए, क्योंकि सर्कल हाफ था इसलिए। समझ में आया और क्लियर है तो यस बोलिए, क्लियर नहीं है तो नो बोलिए, और क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ओके मिसबा, ओके थैंक यू अनुष्का, सबको समझ में आ गया आई थिंक, वेरी गुड अंशु। ये थोड़ा आप लोग के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सो मुझे लगता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड के ऊपर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। सो फर्स्ट वन इज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। स्पीड, स्पीड किसको बोलते हैं? एक्चुअली स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के ऊपर। इसे किसी भी चीज में अगर आपको कंपेयर करना कि कौन कितना फास्ट है, तो हाउ कैन यू कंपेयर दैट? बाय द हेल्प ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। जैसे कि कोई अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई लेट से पहुंचता है। इसका मतलब ये थोड़ी भी दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग होगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? अगर आप सेम पोजीशन से स्टार्ट करते हो और अगर स्कूल में कोई आदमी पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब उसका स्पीड ज्यादा है। तो हाउ विल यू कंपेयर? बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। सेम डिस्टेंस एक आदमी कितने टाइम में कवर करता है, सेम डिस्टेंस एक आदमी दूसरा आदमी कितने टाइम में कवर करता है, इस बात से डिपेंड करेगा कि कौन कितना फास्ट है। तो बेसिकली व्हाट वी फाइंड हियर इन द स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहां से डिफिनेशन निकल के आ गया हमारे लिए कि व्हाट इज स्पीड। यू कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ distance is called speed. Rate of change of distance is called speed. अच्छा, यहां पर रेट ऑफ का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम। यस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। रेट ऑफ का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम। इसके डेफिनेशन को और सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, the distance covered per unit time, the distance covered per unit time is called the speed. मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट अगर साइंस का नहीं है, कॉमर्स का है, अगर वो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोले, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोले, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन आप फिजिक्स का स्टूडेंट होकर के अगर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यू नो कि हम लोग पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा रहा है और डिस्प्लेसमेंट लिखा रहा है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। तो प्लीज आप उसका मीनिंग भी अलग अलग ही समझिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखता हूं तो वो डिस्टेंस ही है ना, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कोई बॉडी मूविंग होगा तो उसका स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता है, और स्पीड भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस पॉजिटिव है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? यस, वही मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल है नहीं, वो हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं कि क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम लोग कैपिटल एस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली कैपिटल एस का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर इस्तेमाल करेंगे डी बाई टी का। डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम।
ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई टी। ओके, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, और यू कैन से दैट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड तो ये कौन सा हो गया, एसआई यूनिट हो गया, दिस इज एसआई यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी योर सीजीएस यूनिट। अच्छा, मीटर पर सेकेंड फंडामेंटल यूनिट होगा कि डेराइव्ड यूनिट होगा, जरा सोच के बताइए। मीटर पर सेकेंड फंडामेंटल यूनिट होगा या डेराइव्ड यूनिट होगा? डेराइव्ड यूनिट, हर्ष प्रताप, यस। मीटर पर सेकेंड क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट होगा, बिकॉज इसमें मीटर क्या है, मीटर फंडामेंटल है, सेकेंड क्या है, फंडामेंटल है। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट है, इसलिए ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट। वेरी गुड, सबको पता है, कितने स्मार्ट हो तुम लोग यार, है ना। चलिए, सो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, इट्स डायमेंशन इज, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इज, इसमें मास तो है नहीं, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टी क्या है, टाइम, सिंबल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस के लिए हम लोग कैपिटल डी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल एस होगा। बहुत सारे बुक, मैक्सिमम बुक डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। डिस्टेंस के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, सो यू कैन यूज, आप जो कुछ भी सिंबल चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप स्पेसिफाई कर दो यहाँ पर कि मैं यहाँ पर डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ले रहा हूं। पर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम लोग एस ही लेते हैं, क्योंकि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है, तो वहां पर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। क्लियर। तो जहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वहां पर आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज मोस्टली डिनोटेड बाय कैपिटल एस, और वहां पर कैपिटल एस का सिंबल बना लेना, है ना। सो इट्स डायमेंशन इज, ये क्या हो जाएगा, एल जीरो, एल के पावर 1 और टी रेज टू पावर -1, टी के पावर 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एल बाई टी है ना, एल बाई टी है, तो एल डिवाइडेड बाई टी लिखेंगे। जब कोई भी चीज डिवाइड में हो, 1 बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी रेज टू पावर -1। तो कोई भी चीज अगर 1 डिवाइडेड हो तो उसके पावर इनवर्स हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर -1। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। ठीक है, और क्या इसके प्रॉपर्टी में, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड को मेजर करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बोर्ड इज नॉट क्लियर, सगुन सिंह, क्या सबको नहीं है, रिपीट डायमेंशन, समीर, ओके। देखो, डायमेंशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट की मदद से। एसआई यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर ये मीटर है, तो मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, अच्छा यहां पर मास है ही नहीं, मास तो है ही नहीं, तो मास को हम लोग क्या कर दिए, 0। तो डायमेंशन जब भी लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, जब भी कोई डायमेंशन लिखोगे
तो MLT के फॉर्म में लिखोगे, है ना। तो हम लोग क्या किए, मास को कर दिए 0। एल क्या है, डिनोमिनेटर, ये डिवाइड लाइन के ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर में है। ओके, फिर से बताता हूं, किसी किसी का नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है। एक्चुअली आज वेदर भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है। फिर से बताता हूं, इट्स डायमेंशन इज L0 L1 T रेज़ टू पावर -1। अगर मास को मैं कंसीडर करूं तो मास तो इस स्पीड में है ही नहीं, तो m के पावर 0 हो गया। किसी भी चीज का पावर का 0 मतलब होता है 1। 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डिजिट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। न्यूमरेटर में क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया, l, लेंथ के बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम, तो टाइम क्या है, 1 डिवाइडेड बाई टी है। डी बाई टी को कैसे लिख सकते हैं, डी इंटू 1 बाई टी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इंटू टी रेज़ टू पावर -1। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t रेज़ टू पावर -1। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, m के पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -1। ये हो गया डायमेंशन, सही है। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, और क्या इसमें, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर टाइम नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई डिस्टेंस भी क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। और वी कैन से इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस होता है, सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक उसका और यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। द बोर्ड इज नॉट क्लियर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, है ना। जस्ट वेट फॉर अ टाइम, या शायद आपका नेटवर्क खराब होगा। तो इसका यूनिट एक होता है मीटर पर सेकेंड, एक होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा हो जाता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर अभी शायद ठीक होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो ऐसे आया, जो मान लीजिए कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी तो हमेशा हम कांस्टेंट स्पीड से चला नहीं सकते हैं। कभी गड्ढा आ जाएगा, कभी ब्रेकर आ जाएगा, कभी कोई सामने आदमी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी एक्सेलरेट करते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं। मतलब हमारा स्पीड कभी भी कांस्टेंट, कभी भी नहीं, मतलब जनरली कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसके थ्रू आउट द जर्नी को स्पीड में एक्सप्लेन करने के लिए, अब किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ, यहाँ घर से गए थे ना, घर
स्कूल तक, तो बताओ कितने स्पीड में गए थे, तो क्या बताओगे? 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा नहीं बता सकते ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑन एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गए। तो हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एवरेज स्पीड टू एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ थ्रू आउट द जर्नी। जितना भी आपका जर्नी ट्रेवल किया गया उसका एक एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। सो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्पीड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो यहां से भी एक डेफिनेशन निकल करके आता है, और वो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन की जगह आप एवरेज स्पीड भी लिख सकते हो। सो इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस with total time taken, total time taken, ठीक है। सो v स्पीड एवरेज, स्पीड एवरेज को हम लोग शॉर्ट में ए वी जी लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज लगा देने से क्या इसका यूनिट बदल जाएगा? नहीं, जो यूनिट स्पीड का था वही यूनिट एवरेज स्पीड का भी होगा। सो स्पीड का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट विल बी सेम एज ए स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक और यूनिट होता है जो कि ना सीजीएस में आता है और ना ही एसआई यूनिट में आता है, जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर भी होता है। सो ये हो गया एवरेज स्पीड। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा एवरेज की वजह से? बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या इसका डायमेंशन बदल जाएगा? नहीं, एवरेज एवरेज से क्या लेना देना। जो हमारा फॉर्मूला है वो तो सेम रहा, जब फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। सो डायमेंशन will be m0 l1 t raised to power -1। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। एक नया स्पीड है जिसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। जैसे आप उड़ रहे हो, आपसे पूछा गया, समझो एक चिड़िया उड़ रही है, आपने किसी भी समय पर एक फोटो क्लिक किया उसका, जैसे ही आप फोटो क्लिक करोगे तो फोटो में तो वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पर चले जाएगा। लेकिन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम जैसे ही आप क्लिक करोगे उस टाइम पर उसका स्पीड क्या होगा? दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो यू कैन से दैट, आप इसका डेफिनेशन बना सकते हो कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम or speed at a very instant time is called instantaneous speed। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, अगर बोर्ड क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा होगा, आप सुन के भी लिख सकते हो, है ना। सो ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसका। द स्पीड of an object at
a particular time, at a particular time is called instantaneous speed. The speed of an object at a particular time is called instantaneous speed. मतलब किसी भी पार्टिकुलर स्टेज पर, जैसे आप 9 बजे चलना स्टार्ट किए, 12 बजे घर पहुंचे, आपकी जर्नी थ्रू आउट 3 घंटे का रहा, है ना। अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ आपका स्पीड 10 बजे कितना था, मतलब एग्जैक्टली 10 बजे आपका स्पीड कितना था, वो स्पीड होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। थ्रू आउट द जर्नी आपका स्पीड 5 मीटर हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 20 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 20.5, ऐसा कुछ हो सकता है स्पीड। लेकिन क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया कि बताइए आपका स्पीड 10 बजे एग्जैक्टली कितना था। इसका मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ 10 आपका स्पीड कितना था, उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका पाथ है और आप मूव करना स्टार्ट किया, ऐसा है ना। आपका वेलोसिटी यहां पर ऐसा, इस यहां पर वेलोसिटी इधर, यहां पर वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर, है ना। ये मान लीजिए टाइम t1 हो गया, यहां तक पहुंचने में t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया, है ना। तो ये जो स्पीड हो गया v1, v2, v3, v4, ये सब जितने भी स्पीड हो गए, ये सब क्या हो गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गए। मतलब पार्टिकुलर टाइम पर, टाइम t1 पर इसका जो स्पीड था वो किधर था, इधर की तरफ, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मान लो 5 मीटर से, तो ये इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। टाइम t2 पर कितना हो गया, ये इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। t3 पर सिमिलरली, t4 पर, t5 पर, सब जगह इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा श्रेया का कहना है। कह सकते हो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ, लेकिन इसको इंटरप्रेट किया जाता है, जो इसका डेफिनेशन है ना उसी को इंटरप्रेट किया जाता है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज 11th में भी तो कुछ पढ़ना है ना। हाँ, बट इतना जान लो कि स्पीड इंस्टेंटेनियस, स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एस का मतलब हो गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा एस मत लिखो, डेल्टा डी लिखो। हालांकि डेल्टा एस और डेल्टा डी दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, मान लो इतना ही चला, इतना ही चला, तो क्या यहां पर भी आप इसको जूम करके देखोगे तब थोड़ा सा कर्व दिखेगा, बहुत जूम करोगे तो थोड़ा सा कर्व दिखोगे। अदरवाइज अगर बहुत ही छोटा, जैसे मान लो कि यहां से एक छोटा सा ऐसा कर्व बनाया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है। सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। यू कैन राइट इट एज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने के पीछे का मेरा कारण ये था, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये तो 11th में पढ़ना है। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, व्हेन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू खाली स्थान स्पीड, सो उस फिलिंग इन ब्लैंक्स में आपका आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है ना, जब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा हो जाए, तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही इसके पीछे का कंसेप्ट है ना। तो लिख लीजिए, इसको लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा। रब करूं, ये हो गया ऑल अबाउट स्पीड। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। एक क्वेश्चन ये है, लेट
a body travels 5 kilometer in 2 hours and next 10 kilometer in 2 hours, then find average speed. Then find average speed. सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला अपने को वेल नोन है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज मैं आपको और बता दूं। एक होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सॉल्व करना। वो तो जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई आपका नोटबुक चेक करने नहीं आता है कि आपने कैसे सॉल्व किया। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लाइक 9th के बाद अभी तुरंत आप 10th में जाओगे, जब आप बोर्ड देने जाओगे तब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका कुछ और होता है। उसमें आपको पूरा रिटन में लिखना पड़ता है, तो रिटन में भी आपको लिखना चाहिए। उसको मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, ट्राई टू फॉलो इट। ये आप अभी से फॉलो करोगे तो 9, 10, 11, 12 सब जगह ये काम में आएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या होगा? डिस्टेंस वन कितना दिया गया है? डिस्टेंस वन को आप डिनोट कर दीजिए और D1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सेकेंड क्या है? डिस्टेंस टू और D2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। टाइम 1 और T1 इज इक्वल टू 2 आवर, टाइम 2 और T2 इज इक्वल टू 2 आवर, है ना? तो ये हमारा हो गया गिवन डेटा। हमें यहां पर ऐसा क्यों लिखा? वेरी गुड समीर, आंसर आप सब लोगों ने दे रहे। तो मैं अभी लिखने का तरीका बता रहा हूं, है ना? मेरा फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, वो तो आप लोग कर लोगे, आई नो। मेरा फोकस है कि लिखना कैसे है, इस चीज पर है। तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। लिखते समय थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये आप जो लिख रहे हो ना, गिवन डेटा, ये आपके इसके नीचे जो कुछ भी लिखोगे वो एक लाइन में होना चाहिए। ये जो भी लिख रहे हो आप एक लाइन में होना चाहिए। पर इसके लिए कभी ऐसा मत करना कि आप बैठ करके स्केल वगैरह लेकर के बैठ गए, एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन नहीं। ये आपके प्रैक्टिस से ही पता चल जाएगा कि अभी क्या मैंने स्केल लेकर के लिखा है क्या, नहीं। बट हाँ, एक लमसम एक लाइन में देखो, परपेंडिकुलर लाइन में आपको सब कुछ दिखेगा। जहां से मैंने डी स्टार्ट किया वहां से नीचे डी स्टार्ट किया, ताकि कॉपी आपका देखने में अच्छा लगे। जब एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो खुश होकर के मार्क्स आपको अच्छे देंगे। सो अल्टीमेटली आपको करना क्या होता है? आपको एग्जामिनर को खुश करना होता है ना? उसको आपको अट्रैक्ट करना होता है कि देखो मैंने लिखा है, अच्छा लिखा है। सो मैं ये बता रहा हूं कि जब भी आप लिखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में लिखोगे। ये हमारा गिवन डेटा कंप्लीट हो गया। मैंने शुरू में लिखा है डिस्टेंस, मैं डायरेक्ट D1 भी लिख सकता था, पर D1 मैंने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज एग्जामिनर को ये नहीं पता कि D1 मतलब है क्या, है ना? तो वो आपको बताना है कि मैंने डिस्टेंस को D1 कहा है, ये डिस्टेंस 2 को D2 का है ना? तो ये एग्जामिनर को आपको बताना है। डायरेक्ट शॉर्टकट मारोगे, अगर किस्मत अच्छी है, एग्जामिनर घर से ही खुश है तो फिर अच्छा है। अगर कहीं रास्ते में उसमें कुछ खिटपिट हो गया, गुस्से में आएगा और आपको भी गुस्सा दिखा देगा, है ना? तो बेहतर है कि आप उसको चांस न दें। ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। गिवन डेटा के बाद क्या हो जाएगा? हमें फाइंड आउट क्या करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। टू फाइंड, ये देखो मैंने कोशिश किया कि ये स्ट्रेट लाइन में रहे। तो टू फाइंड में आप क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। लास्ट टाइम में जो आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे भेजा था उसमें मुझे ये थोड़ा लिखने का जो स्किल था उसमें कमी दिखी थी, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूं।
है ना। तो टू फाइंड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू total distance divided by total time, total distance divided by total time, total distance divided by total time, है ना। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके आगे अगर आपको लिखना होगा तो दिस इंप्लॉय दैट का आपको साइन देना पड़ेगा। सो दिस इंप्लॉय दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 5 प्लस 10। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, d1 प्लस d2 के बाद मैं यहां पर ऐसे भी कर सकता था 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, पर आपको ऐसा नहीं करना है। एक लाइन में आपने सॉल्व कर दिया, आपको पेज को थोड़ा लंबा करना है, आपको पता भी तो चलेगा मेरे को बच्चे ने काफी मेहनत किया है ना। तो आप क्या करोगे, उसके नीचे वाले लाइन में आप जाओगे, जो भी कैलकुलेशन करना है एक लाइन में जो भी हो गया, फॉर्मूला जो भी लिखना है, फॉर्मूला लिखना है लिखो, 2 + 2 लिखना है लिखो, नेक्स्ट उसके नीचे लाइन में कैलकुलेशन जाना चाहिए। सो 5 + 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 15 किलोमीटर। सेकेंड, total time is equal to t1 plus t2 equals to कितना हो जाएगा, 2 hour plus 2 equals to 4 hours, है ना। So average speed is equal to 15 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, जो भी इसका आंसर आ जाए, 375 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। आपके जो आंसर है वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो जो कुछ भी आप डेफिनेशन लिखोगे उसके साथ एक एग्जांपल जरूर ऐड करना, क्योंकि तभी आपका डेफिनेशन का वैल्यू होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर थिंग, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ यूनिट लिखना ना भूलें, वरना 3.75 मीटर पर सेकेंड भी तो हो सकता है। तो यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे 1 मार्क्स उधर ही कट हो जाएगा। ये रूल है, आप कितना भी सही लिखे रहे, सिर्फ यूनिट के लिए डायरेक्ट 1 मार्क्स। तो यूनिट लिखना ही पड़ेगा, और जो आपका आंसर है आप उसको ब्रैकेट में करिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये उसका आंसर है ना। अगर वो जल्दीबाजी में हो तो आपको पूरा चेक करके ना करके, अगर डायरेक्ट वो आंसर चेक करे तभी वो मार्क्स दे सकता है, अदरवाइज उसको ढूंढना पड़ेगा कि आपका आंसर है क्या, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपके सही होते हुए भी मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ये हो गया, दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे बातें जो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं वेलोसिटी पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। आई डोंट नो यहाँ पर नंबर क्या है, तो नंबर आप लोग दे दीजिएगा खुद से, और इधर लिखता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक तरह से स्पीड ही है, बट जो स्पीड डायरेक्शन के साथ एक्सप्लेन किया जाए या डायरेक्शन के साथ आए उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, है ना। जैसे स्पीड हम लोग बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर हम लोग बोले कि 10 मीटर पर सेकेंड इन इस डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड बोला गया तो ये हो गया स्पीड। अगर वो डायरेक्शन के साथ है तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। जरूरी नहीं कि ईस्ट ही बोला जाए, 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड तो एक ही है ना,
ऊपर की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह हो गया कि नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा बोलना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। यस मिसबा, वेलोसिटी इज द स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। या सिंपल वर्ड्स में क्या है, तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो सकता है एक लाइन में, वो हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement is called velocity, is called velocity। बाकी और भी है, स्पीड विथ डायरेक्शन, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो और भी डिफिनेशन बना सकते हैं, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वन। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली we can write distance, displacement divided by time, और इसको लिख सकते हैं s by t। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट इज क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये किसमें, ये हो जाएगा एसआई यूनिट, और हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसमें, सीजीएस यूनिट में। और एक होता है किलोमीटर पर आवर, ये किसी टाइप के सिस्टम में नहीं आता है, बट ये भी एक यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन जो स्पीड का था वही डायमेंशन इसका भी होगा। तो इट्स डायमेंशन इज m0 l1 t raised to power -1। ये हो गया डायमेंशन। और क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस तरह से एवरेज स्पीड था वैसे ही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, डेफिनेशन सेम, टोटल डिस्टेंस की जगह यहां पर कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बहुत ज्यादा अब एक्सप्लेनेशन पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, फटाफट लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। सो वी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट नोट में लिख लेंगे रिमेनिंग
remaining property like unit, dimension, etc. same as velocity. तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, नहीं अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी नहीं। सो रिमेनिंग प्रॉपर्टी लाइक यूनिट, डायमेंशन, ये सब जो भी है, जो वेलोसिटी का प्रॉपर्टी था वही इसका भी होगा। इसके आगे नेक्स्ट होगा एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at a particular time, at a particular time is called instantaneous velocity। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होता है। इंस्टेंट शॉर्ट में लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हो, दोनों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत बराबर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, फॉर्मूला विल बी द सेम। ये आपके हो गया वेलोसिटी। अब इस पर क्वेश्चन करने रह जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे आप लोग, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे एंड फिर उसके आगे एक्सेलरेशन वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। आज का क्लास क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है शिखर? ओके थैंक यू शिखर। हर्ष क्लियर, ओके थैंक यू। सगुन, सस्मित, नो सर, क्या प्रॉब्लम है सस्मित, बोलो प्लीज। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए एक बार आगाम में। वो सेम है जो आपने स्पीड में लिखा था ना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वही है सर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, नो डाउट सर। व्हाट इज डेल्टा समीर? डेल्टा का मैंने बताया था, डेल्टा मतलब होता है वेरी स्मॉल, है ना। डेल्टा मतलब होता है वेरी स्मॉल, और ये वेरी स्मॉल बहुत ही छोटा डिफरेंस। जैसे आपके पास है 4.99 और एक है आपके पास 5.00, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 0.01। सो दिस 0.01 इज कॉल्ड एज डेल्टा, है ना। लेकिन अगर एक होता 4 मीटर और एक होता 5 मीटर, तो गैप कितना हो जाता? 1 मीटर। सो 1 मीटर को डेल्टा नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट कैन इजीली डिफ्रेंशिएटेड। डेल्टा का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत छोटा वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, जो आपको दिख भी ना सके, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डेल्टा। किसी को तो कुछ प्रॉब्लम था, फिर से पूछिए, किसी को कोई डाउट हो तो।
और किसी को कोई डाउट है? हर्ष प्रताप, नो, थैंक यू। सो एक्सपेक्टिंग कि सबको समझ में आ गया होगा। और किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो, है ना। सो थैंक्स टू ऑल। आज का सेशन कैसा रहा? सेशन कैसा रहा? ठीक है, थैंक यू अगम्य, रश्मि थैंक यू, सगुन थैंक यू सनी, अब्दुल्ला थैंक यू, ओके अंशी थैंक यू, ओके। चलिए, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, स्वीट ड्रीम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।